Hello and welcome everyone to VV Services. Today we are going to start a new topic that is target market. प्रीवियस क्लास से हमने देखा था कि हमने मार्केट को सेगमेंट किस तरीके से किया है। मार्केट को सेगमेंट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है। सो टारगेट मार्केट क्या होता है? कंपनी जिस एक ग्रुप के ऊपर फोकस करती है उसको बोलते हैं टारगेट मार्केट, या फिर एज अ कस्टमर वो किसके ऊपर टारगेट करना चाहती है और उस तरीके के ग्रुप को हम बोलते हैं टारगेट मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने जोग्राफिकल बेसिस पर डिवाइड किया है तो इंडिया मेरा एक टारगेट मार्केट हो सकता है, और उसको डिवाइड करने के लिए जो टारगेट मार्केट मैंने सेट किया है उसको डिसाइड करने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं। 4 फैक्टर्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं? सबसे पहला प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरल डिफाइड कर सकते हैं, बट जो हमारा प्रोडक्ट है क्या वो बहुत ज़्यादा टेक ओरिएंटेड है, क्या हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ईजी फ्रेंडली है या फिर यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट जैसे कि आज के लिए अगर हम जेन जी की बात करें, हम मिलेनियल्स की बात करें, तो उनके लिए जो प्रोडक्ट यूजेज होता है, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल यूज़ करना है इट्स वेरी इजी। अगर हम उन्हें ओवन यूज़ करने के लिए बोलेंगे उनके लिए बहुत ईजी है। वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए बोलेंगे बहुत ईजी है। हम उनको AC ऑपरेट करने के लिए, स्मार्ट TV ऑपरेट करने के लिए बोलेंगे, सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। बट अगर ऐसा सोचिए कि आप अपने घर में एक स्मार्ट TV लेके आए हैं और स्मार्ट TV लाते ही आप अपने पापा या अपने ग्रैंडफादर के हाथ में डायरेक्टली उन्हें रिमोट दे रहे हैं। सो इंडिया में कितने ऐसे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो कि फर्स्ट डे पे ही बहुत ही हैंडली तरीके से स्मार्ट TV को ऑपरेट कर सकते हैं? आई थिंक कि बहुत ही कम ऐसे इंडियन पेरेंट्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली होंगे। ऑब्वियसली वो धीरे धीरे उस चीज़ में सीखते जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आज हम उन्हें स्मार्टफोन भी देते हैं तो फर्स्ट डे किसी के लिए बहुत ईजी नहीं होता, बट धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो क्या हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट किसको टारगेट करने वाला है? अगर मान लीजिए आज से 10 पहले हम स्मार्ट TVs को अगर लॉन्च कर देते, 10-15 साल पहले अगर स्मार्ट TVs को लॉन्च करते, तो क्या स्मार्ट TVs इतने ज़्यादा सक्सेस होते? आई थिंक कि नहीं हो पाते, बिकॉज उस टाइम पे मार्केट उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। जो हमारे पेरेंटल एज था, उन पेरेंटल एज के लिए बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्मार्ट TV हो गए या स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, वो इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ऑपरेट नहीं कर पाते थे। डिजिटलाइजेशन इतना हुआ नहीं था। तो जैसे कि आज हम गूगल पे, फ़ोन पे बहुत ईजिली यूज़ कर पाते हैं, शायद हम 10-15 साल पहले उतना यूज़ नहीं कर पाते। एक प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे। और प्लस इतना ज़्यादा क्योंकि हम जब किसी को पैसे भेजते हैं तो हमारे मन में एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि हम सेफ फील करें कि हम पैसे किसी को भेज रहे हैं तो हाँ डायरेक्टली उसके पास ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्कैम नहीं होंगे। ऑब्वियसली आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, बट स्टिल गूगल पे, फ़ोन पे, RBI ने काफ़ी ज़्यादा इतने सेफ्टी हमें प्रिक्योर किए या इतने प्रोटोकॉल्स बनाए जिससे कि हम फील सेफ कर सकते हैं। अगर हम किसी को पैसे भेज रहे हैं तो हम इतना 100 बार नहीं सोचते हैं कि यार उसको भेजें या नहीं भेजें। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हमने किस इनकम ग्रुप को हमने टारगेट किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम ऑडी के, BMW के, जैगुआर के अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए बने। जो टेस्ला के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एक लिमिटेड लोगों के लिए बन रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एवरीवन डज नॉट लाइक दैट प्रोडक्ट। सो सबसे पहले तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझना है कि क्या क्या कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इंडियन मेंटालिटी देखें तो इंसान, हर एक इंडियन पर्सन 100 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए खर्च नहीं करेगा कार के ऊपर ऑन एन एवरेज। बट अगर हम उनको बोलेंगे कि 4 लाख, 5 लाख करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस कैन स्पेंड 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऑन अ कार। सो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर जो हैं वो ऑब्वियसली मारुति सुजुकी के पास हैं, और एक बड़ा सा मार्केट ऑब्वियसली टेस्ला के पास, ऑडी के पास नहीं है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के पास उनका एक ऑलरेडी सब्सिडी है टाटा मोटर्स, और इसके अलावा दूसरी सब्सिडरी भी है JLR बिजनेस, जो उनका जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है, वो एक सेपरेट बिजनेस है। बट एक ही कंपनी, अगर हम टाटा की एक बात करें तो एक ही टाटा की 2 अलग सब्सिडरीज क्यों हैं? वो एक सेम नाम पे दोनों कारें क्यों नहीं सेल करता है? बिकॉज दोनों उसने जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट किए हैं वो दोनों 2 अलग अलग टारगेट ऑडियंसेस के लिए करें। दोनों कंपनी, टाटा मोटर्स का टारगेट मार्केट अलग है, JLR का जो टारगेट मार्केट है वो अलग है, बिकॉज उनका प्राइस रेंज अलग है। नेक्स्ट, प्रमोशनल टेक्निक्स। अब जो आपने टारगेट ऑडियंस सेट किया है उस टारगेट ऑडियंस के लिए आपको प्रमोशन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको बिल्कुल भी प्रमोशन के लिए ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं या फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए जनरली आप मार्केटिंग नहीं करते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट आते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ, या फिर सोसाइटी में उस तरीके से हाइप क्रिएट हो जाता है कुछ चीज़ों का, जहाँ पर आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें टेस्ला की ही,
तो टेस्ला क्या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है? ऑब्वियसली नहीं करता है। इलॉन मस्क के एक ट्वीट से ही उनका प्रमोशन हो जाता है। सो आपको ऐसे जब आप इतने फ्लैगशिप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और बहुत ही एक नीश कैटेगरी को जब आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप प्रमोट करना भी चाहोगे तो पर्टिकुलर उस सेगमेंट को टारगेट करोगे, आप उसको टीवी पे नहीं दिखाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 1 करोड़ की कार सेल कर रहे हो तो 1 करोड़ की कार आप इंडिया में टीवी पे उसकी ऐड नहीं दोगे, बिकॉज इंडिया की जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। 140 करोड़ में से शायद कुछ 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो कि उस कार को अफोर्ड कर पाएंगे। सो आपको पहले अपना टारगेट ऑडियंस समझनी है, आपको टारगेट मार्केट समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन करना है। लास्टली प्लेस बेसिकली हमने ज्योग्राफी देखी थी कि आप ज्योग्राफिकल किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो। जैसे कि हमने कार का डिफरेंशिएशन देखा था कि आप कार को कहाँ पे प्लेस करना चाहोगे। आपकी अगर सिडान कार है तो आप जनरली प्लेन टेरेन पे आप लॉन्च करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हिली एरिया में रहते हो, अगर आप मान लीजिए लेह लद्दाख जाने वाले हो, तो लेह लद्दाख लेके आप अपनी ऑल्टो लेके, आप अपनी नैनो लेके आप लेह लद्दाख नहीं जाओगे, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस रोड। सिमिलरली अगर हम बाइक डिफरेंशिएशन देखते हैं तो जो लोग रोड ट्रिप करते हैं, जो बाइक से जाते हैं लेह लद्दाख, वो जनरली बुलेट से जाते हैं, बिकॉज बुलेट उस टेरेन के लिए ऑलरेडी बनी है। जनरली हिमालयन गाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे कि अगर हम बुलेट में भी स्पेसिफिकेशन देखें तो उसमें भी हिमालयन बाइक्स आती हैं। बट अगर हम बात करें जो हम डेली यूजेज में अब भोपाल में या फिर हम एमपी में या छत्तीसगढ़ में जो टेरेन, जो यहाँ पे नॉर्मल टेरेन्स हैं, वहाँ पे जो बाइक्स यूज़ करते हैं वो आप बाइक्स ले आके आप हिली टेरेन पे आप नहीं यूज़ कर पाओगे। सो प्लेस के बेसिस पे आपको अपना टारगेट ऑडियंस सेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज किस तरीके से होना चाहिए। टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज बेसिकली 3 तरीके से होती हैं: स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशिएशन एंड फोकस ग्रुप। फर्स्टली स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप पीवीआर जा रहे हो तो पीवीआर एक तरीके का स्टैंडर्ड सेट करके बैठा हुआ है। अगर आप मैकडी जा रहे हो, अगर आप डोमिनोज जा रहे हो, जो ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आप मैकडी पे जाओगे तो मैकडी पे जाने का जो उनकी हॉस्पिटैलिटी होगी, सबसे पहले अगर आप पीवीआर जा रहे हो या अगर आप सिनेपोलिस जा रहे हो तो उनका जो ग्रीट करने का तरीका होता है वो एग्जैक्टली हर जगह सेम होता है। उनके जो आउटफिट होते हैं, भोपाल में भी वही आउटफिट रहेगा, उनका दिल्ली में आउटफिट सेम है, उनका मुंबई में आउटफिट सेम है, उनका कोलकाता में भी आउटफिट सेम है। सो अगर आप किसी भी जगह पे अगर आपकी प्लेस चेंज हो रही है बट आपका टारगेट मार्केट चेंज नहीं हो रहा है, तो आपने प्लेस चेंज कर दी है बट उनसे जो ग्रीट करने का तरीका है वो आपने चेंज नहीं किया है, सो आपकी जो हॉस्पिटैलिटी होगी वो एक्जैक्टली सेम होगी। अब जब आप प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, जैसे कि अगर आप वर्ल्ड में या फिर इंडिया में आप कहीं पे भी अगर आप पीवीआर में एक्सपीरियंस कर रहे हो मूवी, तो अब जनरली सेम ही होगा, बिकॉज जो वो स्पीकर्स यूज़ करते हैं वो सेम होता है, जो स्क्रीन यूज़ करते हैं वो सेम होती है, जो सिटिंग स्पेस लेते हैं वो भी सेम होती है, जो कुशन्स होते हैं सिटिंग के वो भी सेम होते हैं, जो प्रोजेक्टर होता है वो भी सेम कंपनी का होता है। तो जब सब सेम है तो उनके में चेंजेस कहाँ आएगा? आपके एक्सपीरियंस में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। अगर आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा कहीं पे खाते हो तो आपको हर आउटलेट पे, डोमिनोज के हर आउटलेट पे आपको सेम पिज़्ज़ा मिलेगा, बिकॉज उनकी रेसिपी सेम है। सो दिस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लेकर आते हो, सेम लेवल पे आप एक ही प्रोडक्ट को सेल करते हो एट एवरी प्लेस, बिकॉज आप कस्टमर के माइंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आना चाहते हो कि एज अ डोमिनो पर्सन आप इंडिया में जो आपका पिज़्ज़ा है वो आप सेम पिज़्ज़ा सेल कर रहे हो अमेरिका में, बट दोनों के टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या प्राइस में भी उनका डिफरेंस हो सकता है, बट उनका टेस्ट डिफर नहीं करेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। कंपनी जानबूझकर फॉर सेक ऑफ एक्वायरिंग अ लार्जर ह्यूज टारगेट मार्केट वो सेट करती है डिफरेंशिएशन, खुद ही के प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स इतने सारे प्रोडक्ट क्यों बना रही है? टाटा मोटर्स ने जैगवार को या फिर लैंड रोवर को क्यों एक्वायर किया? द रीज़न बिहाइंड दे वांट टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट। जहाँ पे हम लग्जरी की बात करते हैं, अगर हम टाटा मोटर्स में लग्जरी की बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली JLR सर्विसेज हम चाहेंगे। हम अगर अल्ट्रोज की बात करें, टाटा अल्ट्रोज, तो टाटा अल्ट्रोज इज़ नॉट अ वेरी फ्लैगशिप प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, बट अगर उसको हम जैगवार में जाएंगे तो ऑब्वियसली टाटा ने एक सब्सिडरी ओपन करके रखी है JLR के नाम से, जहाँ पे वो अपने लग्जरी आइटम्स को, जहाँ पे अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। सिमिलरली अगर हम महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा ने अपने मार्केट में डिफरेंशिएशन किस तरीके से क्रिएट किया है? बाय
मेकिंग कॉम्पैक्ट एसयूवीज, बाय मेकिंग एसयूवीज, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाते हैं, हाई पावर की गाड़ियाँ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सयूवी की बात करें तो एक्सयूवी बहुत ज़्यादा हाई बिल्डअप क्वालिटी है उसकी, जो अगर हम पूरी आउटसाइड की अगर हम क्वालिटी देखें या फिर अगर हम उसके इंजन की भी क्वालिटी देखें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। द रीज़न बिहाइंड कि उनका जो टारगेट ऑडियंस था वो जनरली हिल एरिया के था, फिर उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। लास्टली फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा नीच सेगमेंट को, नीच सेगमेंट मतलब क्या होता है, अगर हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1 करोड़ पॉपुलेशन को या फिर इतने छोटे एक ग्रुप को अगर हम टारगेट करने की सोच रहे हैं, देन दिस इज नोन एज फोकस ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में हम बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम अगर टी की बात करें तो कुछ टीज जनरली आपको शायद पता हो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे टी ऑक्शन होती है। तो कुछ जो सबसे महंगी जाने वाली टी ऑक्शन होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 47,000 या फिर 50,000 या फिर मोर देन दिस पर केजी ऑक्शन होती हैं। सो इतनी महंगी चाय ऑब्वियसली हम अपने डेली के बेसिस पे हम इतनी महंगी चाय नहीं पीते हैं। 1 केजी जो बिलोंग कर प्राइस रेंज जिनका होता है 50,000। तो इंडिया में बहुत ही ऐसे लिमिटेड लोग हैं या फिर लिमिटेड होटल्स हैं जो कि वो 50,000 वाली चाय को प्रोक्योर करते हैं ताकि वो सेल कर पाएँ, या फिर पर्सनली भी अगर कोई खरीदता है तो उसके लिए बहुत ही नीच सेगमेंट है वो। हर एक रिटेल आउटलेट पे, जैसे कि अगर आप डी मार्ट जाओगे, अगर आप रिलायंस के स्टोर पे जाओगे तो आपको वहाँ पे, या फिर अगर आप बिग बाज़ार जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 50,000 की चाय नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको नॉर्मल चाय मिलेगी जो कि हर एक कस्टमर प्रेफर कर सकता है या फिर अफोर्ड कर सकता है। सो जब आप एक नीच सेगमेंट को टारगेट करते हो तो उसको बोलते हैं फोकस ग्रुप। सो दिस वाज ऑल अबाउट टारगेट मार्केट।